नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो लेकर हम फिर से हाजिर हैं। योर मनी, जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें। योर मनी में ना हम आपको सिर्फ बचत करना बताते हैं, बल्कि अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमाया जाए ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और हमें आप 7045220000 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना सवाल। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है, आप यहां भी अपना सवाल भेज सकते हैं हमें। अब चलिए, योर मनी में आज की जो गेस्ट हैं हमारे साथ फिनसेफ इंडिया के फाउंडर और डायरेक्टर मृणाल अग्रवाल हैं, उनसे आपका राब्ता कराते हैं। मृणाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि शो का हमेशा से रिवाज रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे, कॉलर्स के सवाल तो लेंगे, लेकिन उससे पहले मरीन हम चर्चा करेंगे किसी ना किसी टॉपिक पे। हर बार हम करते हैं और इस बार हमारे चर्चा के लिए है सरकारी बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जो लगता है लोगों को कि काफी फायदे की चीज है ये, लेकिन इसके आगे पीछे नफा नुकसान क्या होता है ये आप प्रॉपर समझा सकती हैं। तो मरीन, शुरू करें, सरकारी बॉन्ड के बारे में जरा बताइए दर्शकों को, किस तरीके से समझें इसको। तो सबसे पहले तो थैंक यू स्मिता फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड हाँ, आजकल सरकारी बॉन्ड की काफी चर्चा चल रही है, स्पेशली डेट फंड का जो टैक्सेशन निकाल दिया गया है उसके बाद से तो काफी ही इंटरेस्ट है सरकारी बॉन्ड को लेकर। तो ये जो सरकारी बॉन्ड होते हैं वो बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, और सिंस ये गवर्नमेंट इशू कर रही है तो ये बहुत सेफ होते हैं, इसमें कोई डिफॉल्ट का चक्कर नहीं रहेगा। और ये अलग अलग फॉर्म में इशू होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल होता है, फिर लॉन्गर टर्म के लिए जैसे 10, 20, 30, 40 साल के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो हाल ही में बहुत पॉपुलर हुआ है वो भी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड ही है। इसमें आपको फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स भी अवेलेबल हैं। तो ये वेरियस डिफरेंट मैच्योरिटीज के और वेरियस डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स अवेलेबल हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जी, अब हमेशा ऐसा होता है मृणाल कि जब भी हम गवर्नमेंट बॉन्ड की बात सुनते हैं तो दिमाग में एक इस तरीके का ख्याल आता है कि एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम होगा जो बिल्कुल नियमित होगा, निश्चित होगा और लगातार चलता रहेगा अगर लॉन्ग टर्म में भी देखें तो। लेकिन फिर भी हर चीज की अपनी दो पहलू होते हैं, नफा होता है तो नुकसान भी होता है। इसके नुकसान क्या क्या हैं ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे मृणाल। हाँ, तो सबसे पहले इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि बहुत सेफ है, ऑब्वियसली, सिंस इसमें सॉवरेन गारंटी है। दूसरा जो एक बात है इसमें कि अगर आपको 30 साल के लिए कहीं निवेश करना है और आपको 30 साल के लिए अपना इंटरेस्ट रेट लॉक इन करना है, आजकल इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल पीक पर हैं, तो अगर आप अभी निवेश करेंगे और अगर आप 30 साल तक अपना इंटरेस्ट रेट लॉक इन करेंगे तो एक यही माध्यम है जो अवेलेबल है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जिससे वो इतना लंबे समय तक के लिए लॉक इन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट आता है और इसकी वजह से आपको एक रेगुलर इनकम का सोर्स बन जाता है। एंड ऑफ कोर्स इसके जो रिटर्न्स हैं दे आर लिंक्ड टू द इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, तो काफी अच्छे रिटर्न्स भी आते हैं। बट इसका नुकसान क्या है वो ये है कि जो आपको इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल है एज पर योर स्लैब, तो इसमें आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है। दूसरा, अगर आप इसमें बने रहेंगे, मतलब सपोज आपने 10 साल का खरीदा और आप 10 साल तक बने रहेंगे, तो जो आपने इंटरेस्ट रेट, जो आपने कूपन रेट में खरीदा है, आपको वो आएगा ही आएगा। बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीच में बॉन्ड प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। तो काफी बार क्या होता है कि इन्वेस्टर को लगता है अरे हमारा बॉन्ड प्राइस घट गया है तो हमें इससे निकल जाना चाहिए। तो क्या है कि उनको बेसिकली अवेयरनेस या अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं, और काफी बार लोग ये जो वॉलेटिलिटी होती है इससे थोड़ा पर्टर्ब हो जाते हैं। दूसरा है कि कभी कभी लिक्विडिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। आपने 20 साल का बॉन्ड खरीदा है, पहले 5 साल तो काफी लिक्विडिटी रहेगी, मे बी उसके बाद में लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी लिक्विडिटी का इश्यू भी हो जाता है। और वैसे मैंने खुद प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं किया है, बट जो मैंने देखा है कि इसमें कैसे ऑर्डर वगैरह डालते हैं,
आई थिंक थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को मुश्किल लगेगा इसमें ऑर्डर प्लेसमेंट करना इतना आसान नहीं है। जैसे आजकल अगर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना है तो आप बस अपने बैंक में जाकर एक क्लिक दबा सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट इट इज सो सिंपल। सो आई थिंक थोड़ा तो इन्वेस्टर्स को इसमें समझने में दिक्कत हो रही है कि ये इंटरिम में कैसे काम करता है, और थोड़ा आई थिंक प्लेटफॉर्म में जो बिड डालनी पड़ती है वो इतनी इजी नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये सब बातें हैं, और यही कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ाता है इस बॉन्ड इसमें इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनका। और यही मेरा सवाल भी था आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि बॉन्ड में निवेश तो करें लेकिन उससे फिर एग्जिट कैसे हो, एग्जिट हो तो फिर उसका रिटर्न कैसे हमें और किस तरीके से मिलेगा और कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ये। इन तमाम बातों को आपने समझाया और साथ ही आपने जिस तरीके से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कही उससे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कॉलर हैं अशुत गुप्ता, उनका सवाल लेते हैं। अशुत जी पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा जो करंट एसआईपी का पोर्टफोलियो है अप्रोक्सीमेटली 12 लाख का है और मैं 15,000 पर मंथ में एसआईपी कर रहा हूँ जी। इसके अलावा पीपीएफ और ईपीएफ में मेरा रेगुलर एक्यूमुलेशन चल रहा है। मेरा करंट एज अभी 38 इयर्स का है और मैं वर्किंग हूँ। और जो इसमें मेरा होराइजन है ऑलमोस्ट करीब 20 साल का है और मैं चाह रहा हूँ कि 3 से 4 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो जाए। जी ठीक है मृण, मुझे लगता है आपने इनका सवाल सुना होगा और मतलब देखा जाए तो इनका टारगेट जो है वो 3 से 4 करोड़ का है 20 साल में। नेचुरली ऐसा टारगेट लोग लेकर चलते हैं, लेकिन 15,000 की एसआईपी है फिलहाल। क्या कुछ सलाह रहेगी आपको इनकी? तो सबसे पहले देखिए, जो हम अभी 3 से 4 करोड़ सोच रहे हैं वो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन मिलाकर 20 साल में काफी ज्यादा हो जाएगा। तो पहले तो मतलब आपको अपना लक्ष्य पाने के लिए जो आप मंथली जो निवेश कर रहे हैं वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, एंड इट हैज टू बी अराउंड 1.5 lakhs a month. It's quite a bit. अच्छा, दूसरा जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें मैं देख रही हूँ कि आपके पास एक्सिस ब्लू चिप है, एक्सिस निफ्टी 100 है, फिर मेरे ब्लू चिप भी है और एसबीआई ब्लू चिप भी है। तो ये जो सारे ब्लू चिप फंड्स हैं इसमें आपको बहुत ओवरलैपिंग स्टॉक्स हैं बिटवीन ऑल द ब्लू चिप फंड्स एंड द निफ्टी 100 फंड एज वेल, राइट? तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो 4 चीजें आपने मतलब डाल के रखी हैं इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो व्हाट आई वुड से कि ज्यादातर जो हम देख रहे हैं जो लार्ज कैप फंड्स हैं, जो ब्लू चिप फंड्स हैं, दे आर नॉट एबल टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि ये जो आप सारे ब्लू चिप फंड्स में जो आपने निवेश करके रखा है वो आप एक्चुअली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ही डाल के रख सकते हैं। That's going to be much cheaper for you as well, low cost. एंड जो दूसरे फंड्स आपके हैं जैसे डीएसपी मिड कैप एंड डीएसपी स्मॉल कैप, दोज आर रियली गुड फंड्स। सो उसमें तो आप बने रहें, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी, तो आप समझ गए होंगे फंड का जो ओवरलैपिंग होता है वो ठीक नहीं होता किसी भी पोर्टफोलियो के लिए, जिसकी सलाह आपको मृण ने दी। और साथ ही ये भी कि मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड से आप बाहर निकले, और साथ ही एक्सिस ब्लू चिप फंड भी जो आपके दिख रहा है पोर्टफोलियो में उससे भी आपको बाहर निकलने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे कॉलर की तरफ रुक करते हैं जो ईमेल के जरिए जिन्होंने हमें अपना सवाल भेजा है। शिवम है ये, मृण 26 साल इनकी उम्र है शिवम की, और साथ ही अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू तो ये चाहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा इन्होंने कहा है कि 2,000 की एसआईपी करते हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 95,000 इनकी हुई है। 30 साल में कितना कॉर्पस बनेगा इनको जानना है, और 4,000 की अतिरिक्त एसआईपी ये कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। बहरहाल इनके जो फंड्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं। पोर्टफोलियो में इनके एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है, 1,000 का एलोकेशन है इसके साथ। आईसीसी प्रो स्मॉल कैप फंड है और आईसीसी प्रो इंडिया ऑप्स फंड है, और दोनों में 500 का एलोकेशन उन्होंने कर रखा है। बहुत छोटी शुरुआत है, और जाहिर सी बात है अगर आप ध्यान देंगी तो छोटी शुरुआत से ही बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। लेकिन इनको क्या सलाह देंगी आप? बिल्कुल, और जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड है वो ठीक है। एक्चुअली मैं जनरली थीमेटिक फंड्स के फेवर में नहीं हूं। तो ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है
जनरली मैं ये थीमेटिक फंड्स के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि द थीम हैज टू प्ले आउट एंड देन इट्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो एंड स्टफ लाइक दैट। सो मैं एक्चुअली इसको रेकमेंड नहीं करूंगी। अच्छा, अभी अगर आपको 30 साल में 2000 पर मंथ आप सिर्फ डालेंगे तो करीब ये 50 लाख का हो जाएगा। तो आप डालते रहिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इतनी कम उम्र में SIP शुरू कर दी है, एंड इसको आप बढ़ाते जाएंगे तो सर्टेनली आप अपना गोल पा सकते हैं। बाकी आप एक्स्ट्रा अमाउंट जो डालना चाह रहे हैं, मेरा यही सजेशन होगा कि आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है और एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी आप ले सकते हैं। तो मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट हर समय पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है, और निफ्टी 50 में भी मेरा हर समय ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सजेशन रहता है। और अगर आप चाहें, क्योंकि आपके पास 30 साल का समय है, अगर आप चाहें थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो सर्टेनली मैं ये भी कहूंगी कि आप मिड कैप में DSP या कोटक मिड कैप फंड देख सकते हैं। जी, तो रिस्क लेने को अगर आप तैयार हैं तो अपने पोर्टफोलियो में फंड्स को बढ़ाइए और बढ़ा के और मुनाफा कमाइए, और किन फंड्स में आप निवेश करें इसकी भी सलाह मृण ने आपको दी है। आप पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड चुन सकते हैं, ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चुन सकते हैं, DSP कोटक मिड कैप फंड अपने लिए चुन सकते हैं। इन तमाम फंड में आपको मुनाफा होगा। मृण ने जो सलाह दी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप निवेश करते हैं तो। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। ये भी दरअसल मेल से ही इन्होंने अपना सवाल भेजा है हमें। सक्षम है मृण, इनका जो मौजूदा SIP जितना इनकी अभी 4000 है और पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 3 लाख है। 15 साल में 50 लाख का इनका टारगेट है। पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना ये चाहते हैं। इसके अलावा इनका पोर्टफोलियो भी फटाफट पढ़ देती हूँ। दरअसल SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में इन्होंने 1000 का एलोकेशन कर रखा है। एलोकेशन लगभग बराबर है इनका, बस फंड अलग अलग है। SBI ब्लू चिप फंड है, ICICI प्रो बैलेंस एडवांटेज फंड है और HDFC टॉप 100 फंड्स हैं। तो फंड्स तो देखिए बड़े ही वर्सेटाइल इन्होंने चुन रखे हैं मृण, लेकिन जो SIP का अमाउंट है वो 4000 है। तो आप इनको क्या सलाह देंगी? तो एक तो जो आपका गोल है 50 लाख 15 साल में, आपको इसके लिए 25,000 महीने का इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर हम 10% का रिटर्न अज्यूम करते हैं, और अगर हम 5% का इन्फ्लेशन अज्यूम करते हैं। अब आपके पास जो फंड्स हैं इसमें काफी ओवरलैप है। तो ये जो HDFC टॉप 100 एंड SBI ब्लू चिप है, इसमें करीब 55% का ओवरलैप है, और जो 2 SBI के फंड है उसमें आपको 32% का ओवरलैप है। और जैसे कि मैंने प्रीवियस कॉलर के लिए भी बताया था कि जो ये लार्ज कैप फंड्स हैं, आई वुड सजेस्ट दैट यू एग्जिट फ्रॉम दीज एंड यू लुक एट इन्वेस्टिंग इट इन द निफ्टी 50 फंड, या आप फ्लेक्सी कैप में चले जाइए। क्योंकि फ्लेक्सी कैप में एडवांटेज आपको क्या है कि आपको थोड़ा मिड कैप एंड स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर हो जाएगा, एंड सर्टेन फ्लेक्सी कैप्स लाइक पराग पारेख फॉर एग्जांपल आल्सो गिव यू द इंटरनेशनल एक्सपोजर। सो आई वुड से कि जो लार्ज कैप फंड्स हैं उसमें से आप निकलकर जो आपने अभी डाला है वो ठीक है, बट मैं कह रही हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड आई एम सेइंग दैट put the money in the Nifty 50 fund or a flexi cap fund। जी, कुल मिला के मृण अगर आप देखेंगी तो हर किसी के पोर्टफोलियो में एक चीज जो काफी ज्यादा रहती है कि टाइम जो हॉरिजन वो लेकर चलते हैं वो तो लंबा लेकर चलते हैं, लेकिन अमाउंट काफी बड़ा रहता है। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से वो अमाउंट उस टाइम पीरियड पे पहुंचते पहुंचते कम ही हो जाएगा। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी, और एक आइडियल कहें तो टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए अगर हम इसके लिहाज से बात करें, म्यूचुअल फंड के लिहाज से? तो मिनिमम तो अगर आप इक्विटी फंड्स में डाल रहे हैं तो 7 से 10 साल होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि ज्यादातर जो कॉलर्स आ रहे हैं वो सब 15, 20, 30 साल के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें मेरी एक ही सलाह है कि आप जितना निवेश कर सके आप प्लीज कीजिए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है और उससे ज्यादा जो हमारा गोल का जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ रहा है। आप सोचिए 10 साल पहले हमें कितना सेव करना था एक हायर एजुकेशन करने के लिए, और आजकल कितना हमें सेव करना है हायर एजुकेशन करने के लिए। तो जो हर चीज में जो हमारा वैल्यू ऑफ गोल है, इवन फॉर रिटायरमेंट एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल, पहले अगर आप 10 साल पहले देखिए आपके एक्सपेंसेस क्या थे और अभी आप देखिए कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, तो आई वुड से दैट द वैल्यू ऑफ द गोल्स इज आल्सो इंक्रीजिंग अ लॉट। एंड इस गोल को पाने के लिए एक ही चीज आप कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा ज्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। एग्जांपल, अगर आपका 15 से 30 साल का लक्ष्य है तो आप सर्टेनली थोड़ा मिड कैप में ज्यादा डालिए, क्योंकि
उसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर रिटर्न्स इज मच मोर। जी, तो अगर लंबा टाइम हॉरिजन हो तो आप मिड कैप में आजमा सकते हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर चांसेस होते हैं आगे आपको अच्छा रिटर्न मिलने की। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे आने के बाद सवाल जवाब का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये शो योर मनी, जहां पर हम आपके सवाल जवाब लेते हैं और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश भी करते हैं। आप इस शो में जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने सवाल को। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। इसके अलावा 7045220000 पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। योर मनी फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी यहाँ जुड़ सकते हैं, क्योंकि लाइव इस वक्त रहता है, वहां भी आप सवाल अपने पूछ सकते हैं और अपने जवाब भी पा सकते हैं। मृण आज हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और अब मृण बात करेंगे दीपक की। इनका सवाल आया है मेल के जरिए हमें। इनकी उम्र 34 साल है। मौजूदा निवेश जो है वो 12,500 की SIP इन्होंने कर रखी है। पोर्टफोलियो की अच्छी खासी वैल्यू है इनकी 30 लाख। 2 लाख का मंथली निवेश करने का इनका टारगेट है जो उन्होंने फिक्स कर रखा है, और 5 साल में 4 करोड़ का इनका टारगेट है। ये चाहते हैं कि इनके पोर्टफोलियो का आप रिव्यू करें, जिस पोर्टफोलियो को मैं पढ़ देती हूँ फटाफट। ICICI प्रू ब्लू चिप फंड है जिसमें 2500 का एलोकेशन, यानी कि एलोकेशन लगभग बराबर है अगर आप देखेंगे तो। मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। पारंपरिक मल्टी कैप फंड है इनके पास। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड है और DSP मल्टी कैप फंड है 2500 के एलोकेशन के साथ। क्या कुछ सलाह दीपक को रहेगी आपकी मृण? हाँ, तो एक तो जो इनके फ्लेक्सी कैप, मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं इनके पास जो इन्होंने मल्टी कैप लेके हैं। तो एक तो जो इन्होंने अच्छी चीज की है वो ये है कि ये NPS में पैसे डाल रहे हैं। मैं यूलिप से इतनी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जनरली यूलिप्स में हम देखते हैं कि जो रिटर्न्स आते हैं वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते हैं। अब जब इनकी पोर्टफोलियो की बारी आ रही है, जो मल्टी कैप फंड्स हैं उसमें ज्यादा ओवरलैप नहीं है, तो ऑल्दो इनके पास 3 शायद मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, तो इट्स फाइन, इट डजंट मैटर। बट जो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि ये एक तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लें। दूसरा, जो इनके पास ऑलरेडी मेरे एसेट इमर्जिंग फंड है, इसमें ज्यादा अमाउंट कर सकते हैं। एंड कोटक इमर्जिंग, जो कोटक का मिड कैप फंड है, वो भी ये कर सकते हैं। जो ब्लू चिप फंड्स हैं इनके पास में, आई फील उनको एग्जिट करके जो निफ्टी 50 में निवेश करने वाले हैं उसी में सब डाल सकते हैं। और अगर तो यही मेरा सजेशन रहेगा। सो व्हाट आई वुड से इज कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वो ऐसे ही छोड़ दीजिए। जो ब्लू चिप फंड है वो निकाल कर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल दीजिए, और थोड़े मिड कैप में ज्यादा डालिए, जैसे मेरे एसेट आपके पास ऑलरेडी है, और एक कोटक आप ऐड कर सकते हैं। जी मृण, यही सवाल मेरे मन में भी था कि 2500 का एलोकेशन अभी ये कर रहे हैं और 2 लाख अगर इनका टारगेट है, तो फिर वो फंड का एलोकेशन कितना होना चाहिए अगर हम अमाउंट की बात करें तो? हाँ, तो अगर ये 2 लाख महीने का डालना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे एसेट एंड कोटक, पारंपरिक एंड निफ्टी 50, ये जो 4 फंड हैं, इसमें ये 50 हजार डाल सकते हैं। जी चलिए, अगली फिर हमारे पास मेल के जरिए सवाल आया। प्रीति सिंह का सवाल है, और मुझे पर्सनली किसी महिला का जब इस तरीके से सवाल आता है म्यूचुअल फंड को लेके तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है आपको भी ये खुशी होती होगी। तो प्रीति का सवाल पढ़ती हूँ। 30 साल इनकी उम्र है और इनका मंथली इनकम इन्होंने 75,000 बता रखा है। मौजूदा निवेश ये 8,000 की SIP करती हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू इनकी 3 लाख है। 10 साल में 50 लाख का इनका लक्ष्य है, लेकिन 20 साल में 2 करोड़ का, मतलब 2 टारगेट ये लेके चल रही है। पोर्टफोलियो का रिव्यू करने को इन्होंने कहा है। पोर्टफोलियो भी इनका पढ़ देती हूँ। दरअसल प्रीति का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इनके पास है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, ICICI प्रो ब्लू चिप फंड है और SBI मैग्नम मिड कैप फंड है। 2-2 हजार का एलोकेशन है। मृण, क्या कुछ सलाह रहेगी आपको? तो पहले तो उनके फंड्स बहुत बढ़िया हैं, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज के जो सारे कॉलर्स हैं उनके पास सब ICICI प्रो ब्लू चिप फंड है। ये मैं एक कॉमन चीज देख रही हूँ सारे कॉलर्स में। बट आई विल से कि अभी आप इसमें बने रहिए, ठीक है। इन्होंने गुड एलोकेशन किया है बिटवीन मिड कैप स्मॉल कैप, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इन्होंने स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन किया है। एंड ऑफ कोर्स निपॉन इंडिया तो बहुत बढ़िया फंड है इस कैटेगरी में। तो जो अभी का जो फंड एलोकेशन है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट
अब अगर हम आपके लक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो आपका काफी बड़ा लक्ष्य है, और इसको पाने के लिए, और अगर हम जो आपने 3 लाख रुपए अभी तक जमा भी कर दिए हैं, मतलब उसको भी टेकिंग इनटू अकाउंट, आपको करीब 1 लाख रुपए महीने का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज जो हम नहीं सोच रहे हैं कि जो 10 साल में, जो अभी 50 लाख है वो 10 साल में 80 लाख हो जाएगा, और जो अभी 2 करोड़ है वो 20 साल में 5 करोड़ हो जाएगा, राइट? तो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन फैक्टर हमें इसके लिए ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं देख रही हूँ कि आपकी आयु करीब 75,000 है, उसमें से आप बस 8,000 कर रही हैं। ऑफ कोर्स मैं जानती नहीं हूँ कि आपके दूसरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट मैं यही कहूंगी कि आप जितना ज्यादा अपना अमाउंट बढ़ा सकती हैं वो जरूर कीजिए। अच्छा, एक बात जो मैंने ज्यादातर इन्वेस्टर्स में नोटिस की है कि मतलब लोगों ने सिप में पैसे डालने शुरू कर दिए हैं, आई फील अगेन ऑन वेरी ट्रायल बेसिस, राइट? सो जनरली मैं क्या देखती हूँ कि करीब 90% तो वही एफडी, इंश्योरेंस वगैरह में रहता है, और करीब 10% इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में रहता है। मैं ये कह रही हूँ कि अब से आपको ये सोचना है कि मुझे वही निवेश करना है जहां पर इन्फ्लेशन को मैं बीट कर सकती हूँ, और अगर ये 5-6% का जो इन्फ्लेशन है आपको बीट करना है तो ये एफडी और इंश्योरेंस में नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इक्विटी में आपको ज्यादा निवेश करना पड़ेगा, थोड़ा अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा इसमें, एंड होपफुली देन आपका गोल आप मीट कर सकते हैं। जी, तो चलिए, बहुत ही अच्छी सलाह प्रीति को मृण की। मौजूदा जो आपका निवेश है वो 8,000 है और लक्ष्य काफी बड़ा है, तो उसके लिए आपको निवेश को बढ़ाना पड़ेगा, और 1 लाख तक की एसआईपी करने की सलाह दी गई है। आप अपने सुविधा के अनुसार एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 लाख तक करते हैं तो आपको फिर 10 साल में 80 लाख और 20 साल में 5 करोड़ का जो आपका टारगेट है उसको आप हासिल कर पाएंगी प्रीति। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है, लेकिन मृण, आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे आपके? पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई निफ्टी 50, डीएसपी मिड कैप, कोटक मिड कैप। जी, जाहिर सी बात है आपका फेवरेट फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। आज के टॉपिक्स में से एक, दूसरा डीएसपी मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और आईसीसी प्रो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये 4 फंड जिसको आप अपने पोर्टफोलियो के लिए चुन सकते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो अपने सुविधा के अनुसार इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ शो में अब वक्त हो गया अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले बहुत शुक्रिया मृण हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉलर्स के सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ।